everyone. So today's topic is pregnancy and embryonic development. तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कर लिया था कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, जो अंदर है यहाँ पे इसको इनर सेल मास बोलते हैं और यहाँ पे ब्लास्टोसोल है। बाद में ये यहाँ पे आके जो ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो गया है। अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके आगे की प्रोसेस हम इस डायग्राम से देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये जो है ये है एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये हमारी वो वाली लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी। तो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं अपीयर हो जाती हैं। यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो अपीयर हो जाती हैं, फिंगर की तरह की। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाती हैं जिनको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये बाहर से कवर होती हैं। इसके बाहर जो है वो क्या होता है, इसके बाहर होता है ये जो है ये यूट्रस है, तो बाहर यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं। जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं वो इसको कवर कर लेते हैं। यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं और मैटरनल ब्लड, मदर का जो ब्लड होता है, ये जो आपको दिख रहा है मदर्स का ब्लड, वो जो है कोरियोनिक विलाई को कवर कर लेता है। क्लियर। तो ये कोरियोनिक विलाई है, ऊपर से इसको कवर कौन कर रहा है, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। और ये पूरी तरह से इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, मतलब इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे में धंस जाते हैं। क्लियर। जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कोरियोनिक विलाई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो इसके बाहर जो है यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड होता है। जो यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ये यूट्राइन टिश्यू हैं, वो इसके साथ ऐसे इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में पूरी तरह से धंस जाते हैं। और ये दोनों मिलकर कोरियोनिक विलाई जो होती है, ये है कोरियोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर होती है। और ऊपर की साइड ये यूट्राइन टिश्यूज़ हैं और इसके बाहर मदर का ब्लड होता है। ये दोनों जो हैं मिल के एक यूनिट बनाते हैं जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्लियर। ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कोरियोनिक विलाई हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और बाहर यूट्राइन टिश्यूज़ और मैटरनल ब्लड हैं, ये एक दूसरे में पूरी तरह से इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और प्लेसेंटा बनाते हैं। इसीलिए ये जो यहाँ पे है इसको प्लेसेंटल विलाई बोला गया है, जो बाद में बनता है। क्लियर। आफ्टर इम्प्लांटेशन finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissues and maternal blood. Implantation के बाद ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं अपीयर हो जाती हैं, उनका नाम है कोरियोनिक विलाई, जो कि बाहर से सराउंड होती हैं यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से, मदर के ब्लड से और यूट्रस के जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे। The chorionic villi and uterine tissues become interdigitated with each other. Chorionic villi और जो यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, एक दूसरे में जो है मिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली एंड जॉइंटली फॉर्म, और दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको फोटस बोलते हैं, एंड मैटरनल बॉडी, मदर की बॉडी के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक यूनिट बन जाता है, उसका नाम है प्लेसेंटा। क्लियर। तो जैसे ये अब यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको मदर के ब्लड से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, बट कैसे मिलेगी, प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी।
तो जो प्लेसेंटा का फंक्शन है वो क्या होता है? प्लेसेंटा जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद एम्ब्रियो इन सब चीज़ों को जब यूज़ करता है तो उसके पास वेस्ट मटेरियल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी जो रिमूव होती है पहले प्लेसेंटा में आती है, उसके बाद वो रिमूव होती है। तो ये जो काम है ये प्लेसेंटा करता है। और डेवलपिंग एम्ब्रियो और प्लेसेंटा या मदर की बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक, ए वाला जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एम्ब्रियो में जाते हैं, और एम्ब्रियो जो भी प्रोड्यूस करता है वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी के थ्रू वापस रिमूव होता है बॉडी से। ठीक है। और एम्बिलिक कॉर्ड जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा इसके बारे में। क्लियर? तो ये प्लेसेंटा और उसके फंक्शंस हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, एंड आल्सो रिमूवल ऑफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो से उसको रिमूव करवाता है। क्लियर? द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू an umbilical cord which help in the transport of substance to and from the embryo। तो प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट होता है? वो कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्प करता है उसको कोई भी सबस्टांस को अंदर एम्ब्रियो तक ले जाने में और एम्ब्रियो से बाहर ले जाने में। क्लियर? आगे अब ये नेक्स्ट है कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हमने पढ़ी हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वैसे ही प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, इसीलिए इसको एंडोक्राइन टिश्यूज भी बोलते हैं। एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है प्लेसेंटा, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोगेस्ट्रॉन एट्सेट्रा। ये जो सारे हार्मोन हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। तो प्लेसेंटा जो है ये सारे हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर? इन द लेटेस्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें एक और हार्मोन रिलीज होता है, ओवरी रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। क्लियर? और ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। ये जितने भी हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू बनते हैं HCG, HPL, relaxin, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। क्लियर? और जैसे प्रेगनेंसी किट्स होती हैं जो जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, उसमें भी जो है HCG का लेवल ही देखा जाता है, क्योंकि जो HCG है वो जो है फीमेल की यूरिन में पास होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तभी उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें HCG प्रेजेंट है इट मीन्स कि प्रेगनेंसी है, अगर HCG नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, progesterones, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood। और प्रेगनेंसी के दौरान और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन का, प्रोगेस्ट्रॉन्स का, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है, क्या रीज़न है इसका? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज असेंशियल फॉर, किस लिए ज़रूरी है ये हार्मोन? फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ,
फोटस की जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। Immediately after implantation, the inner cell mass, that is embryo, inner cell mass means embryo differentiate। तो इम्प्लांटेशन के एकदम बाद क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि ट्रोफोब्लास्ट जो है उससे क्या क्या बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, उसके साथ क्या होता है। तो जो द इनर सेल मास एम्ब्रियो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है। जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। उससे एक तो बाहर वाली लेयर बन जाती है, आउटर लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स आउटसाइड, एंड एन इनर लेयर, उसके अंदर की साइड को एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म मीन्स इनर साइड पे, ठीक है। अ मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी एक लेयर बन जाती है, उसका नाम है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो मिडल में बनती है। तो जो इनर सेल मास है उससे 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयर्स बन जाती हैं, 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। +1 में भी हमने पढ़ा था जिनमें 3 जर्म्स लेयर होती हैं उन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ह्यूमन भी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है, उसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और 3 जर्म लेयर्स बनाता है। आगे जाके ये जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं इनसे ही डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन बनेंगे, इनसे ही पूरा का पूरी जो बॉडी होती है बेबी की वो बनेगी। क्लियर? दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज़ ऑर्गन्स इन अडल्ट्स। जितने भी ह्यूमन बॉडी होती है वो इन 3 लेयर्स से ही बनती हैं। कुछ जो ऑर्गन्स हैं एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ एंडोडर्म से बनेंगे, कुछ मेसोडर्म से बनेंगे। इनकी डिटेल जो है वो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में जो है इनके बारे में इतनी डिटेल है तो हम इतनी ही पढ़ेंगे। क्लियर? इट नीड्स टू बी मैंशनड हेयर दैट द इनर सेल मास, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इनर सेल मास होता है उसमें कुछ सेल होते हैं, कंटेन सर्टेन सेल्स, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स में एक कैपेबिलिटी होती है, एक पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। स्टेम सेल में एक कैपेबिलिटी होती है कि उनसे पूरे के पूरे टिश्यूज़ और ऑर्गन जो हैं वो बन सकते हैं। इनर सेल मास में सर्टेन सेल होते हैं जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं, उनमें ये पोटेंसी होती है कि उनसे जो है सारे के सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन जो हैं बन सकते हैं। क्लियर? तो आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बारे में। एम्ब्रियो में कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, एम्ब्रियो में हर मंथ में क्या क्या बनता है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo heart is formed। ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का जब 1 month कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में सबसे पहले जो है एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में जो सबसे पहली चीज़ फॉर्म होती है दैट इज़ हार्ट। हार्ट बनता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो अगर हमें पता करना है कि फीटस अच्छे से ग्रो कर रहा है तो जो डॉक्टर है स्टेथोस्कोप से सबसे पहले उसका हार्ट साउंड जो है वो सुनते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बेबी की ग्रोथ जो है ठीक हो रही है। बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी, 2nd month जो है प्रेगनेंसी का उसका एंड हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के 2nd month में the fetus develop limbs and digit। The end of the 2nd month of pregnancy fetus के
लिम्स क्या होते हैं, उसकी आर्म्स और लेग्स जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, और डिजिट्स उसके जो फिंगर्स होते हैं, टोज होते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक्स के बाद मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब ख़त्म हो जाता है, ट्राइमेस्टर क्या होता है 3 मंथ, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसके बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, जो उसके मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, उसके लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स जो है प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मीन्स अगर मेल है तो मेल, उसका जो मेल ऑर्गन होता है वो, अगर फीमेल है तो उसका फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है, 5th मंथ में जो है फीटस की मूवमेंट को जो है हम फील कर सकते हैं। तो फीटस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है 5th मंथ में, और उसके हेड पे जो है बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर अपीयर हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स कि 6 मंथ के बाद द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर्स, उसकी बॉडी पे छोटे छोटे जो फाइन हेयर्स होते हैं वो आ जाते हैं। आई लिड्स सेपरेट, जो पलकें होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, एंड आई लेसिस आर फॉर्म्ड, आई लेसिस बन जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड, फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो अब आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टूरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है, और उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion, delivery of the fetus। क्या होता है, फीटस जो है वो डिलीवर कैसे होता है? विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में बहुत ही तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं प्रेगनेंसी के एंड में। जब डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस में बहुत ही तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसके कारण जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्टूरेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उस प्रोसेस को पार्टूरेशन बोलते हैं। पार्टूरेशन होता कैसे है? पार्टूरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्टूरेशन को इंड्यूस कौन करता है? पार्टूरेशन कैसे होता है? तो पार्टूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो मतलब कि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, दोनों होते हैं इसमें। Clear? The signal for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex। तो fetal ejection reflex क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, जो फीटस है, वो फुल्ली डेवलप्ड हो गया है। तो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है और जो प्लेसेंटा है, ये दोनों क्या करते हैं? ये सिग्नल देते हैं, द सिग्नल फॉर पार्टूरेशन। पार्टूरेशन के लिए ये दोनों सिग्नल देते हैं। फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है और जो प्लेसेंटा है, ये दोनों सिग्नल देते हैं, जिसके कारण से विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से यूट्रस में अभी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद दिस
trigger release of oxytocin from the maternal pituitary। fetal ejection reflex के कारण क्या होता है, जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulate further secretion of oxytocin। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की जो मसल्स होती है उस पे काम करता है और जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होता है उनको स्ट्रॉन्ग करता जाता है, वो बढ़ती जाती हैं, स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। जैसे जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी वैसे वैसे ही ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज़ होता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो भी बढ़ता रहेगा। क्लियर? द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स इन दोनों के बीच में यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है वो बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। उसके कारण से जो कंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बढ़ती जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाएगी। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर जब कॉन्ट्रैक्शन होती जाएंगी तो जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर एक्सपल्ड हो जाएगा। तो वो जो बेबी होता है वह यूट्रस से डिलीवर हो जाएगा बर्थ कैनल्स के थ्रू। उस प्रोसेस को पार्टूरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही जो इन्फेंट है वो बाहर निकलता है बॉडी से, द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद में प्लेसेंटा भी वैसे ही बाहर निकल जाता है यूट्रस से। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो कई बार जो डॉक्टर है वो इंजेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट वुमन को, अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसको कंट्रैक्शंस नहीं हो रही है मतलब टाइम पे, तो उसको कौन सा हार्मोन दिया जाता है, उसको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आगे है लैक्टेशन के बारे में। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं, उनमें डिफरेंशिएशन होता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और वो प्रेगनेंसी का जब एंड होने वाला होता है तो उनमें से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। और ये जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू जो मदर होती है वो अपने बच्चे को फीड करवाती है। The milk produced during the initial few days of lactation। लैक्टेशन के स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं उसमें जो मिल्क बनता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़। ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उसको बीमारियों से बचाने के लिए जो कोलोस्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि उसमें कई एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि कोलोस्ट्रम ज़रूर जो है वो बच्चों को पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, और जो कोलोस्ट्रम है वो तो ज़रूर फीड करवाना चाहिए ताकि जो बेबी हो वो हेल्दी हो। अब ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।